गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल झुंझुनू स्टडी पर। हम पॉलिटी के ऊपर चर्चा कर रहे थे और मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ रहे थे। कल अपन लोगों ने पढ़ा था धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार। आज हम लोग अगले मूल अधिकार पर चर्चा करेंगे, जो है शिक्षा व संस्कृति का मूल अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का मूल अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का मूल अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में वर्णित किया गया है। शिक्षा व संस्कृति के मूल अधिकार के बारे में जानेंगे। शिक्षा व संस्कृति का जो मूल अधिकार है, हमारा जो ये मूल अधिकार है, 5वां मूल अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान का, और इस 5वें मूल अधिकार के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। अनुच्छेद 29 जो है, अनुच्छेद 29 में लिखा गया है कि भाषा, अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, कौमा, लिपि व संस्कृति का संरक्षण कर सकता है। एक शब्द बोला मैंने अभी अल्पसंख्यक वर्ग। अल्पसंख्यक वर्ग, आपको बता दूं अल्पसंख्यक क्या होते हैं। हमारे संविधान में इस अल्पसंख्यक शब्द को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को कहीं परिभाषित नहीं किया गया, अर्थात किसी अनुच्छेद में परिभाषित नहीं किया गया। तो आप कहेंगे कि अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या रहेगी। तो अल्पसंख्यक की परिभाषा की अगर बात करूं मैं कि अल्पसंख्यक कौन होते हैं, तो 50% से जो भी कम लोग रहते हैं उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। आप कहेंगे कि 50% से कैसे? अन्य धर्मों की तुलना में जिस धर्म के धर्मावलंबी कम होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अल्पसंख्यक कहा जाता है। अर्थात अल्पसंख्यक जो हैं वो अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 जो है, इसमें क्या लिखा गया है? तो इसमें लिखा गया है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि व संस्कृति का संरक्षण करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने व उनका प्रबंधन करने का अधिकार है। अपन लोगों ने अभी चर्चा की कि शिक्षा व संस्कृति के मूल अधिकार में सबसे पहले आर्टिकल 29 जो है वो हमें कह रहा है कि भाषा, लिपि व संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? अल्पसंख्यक वर्ग। अल्पसंख्यक क्या होते हैं? तो इसे भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन अल्पसंख्यक शब्द से हमने अर्थ निकाला कि 50% से जो भी कम लोग हैं वो क्या होंगे? अल्पसंख्यक होंगे। अब अल्पसंख्यक करेंगे कैसे? तो ये किसी भी अपने अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो शिक्षण संस्थाओं की क्या कर सकते हैं? स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रबंधन कर सकते हैं, जैसे कि मदरसा। ये तो था अपना अनुच्छेद 29-30। अगले अंतिम मूल अधिकार है, जो चौथा मूल अधिकार है, जिस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार।
संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित किया गया है। संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 32 में हमें संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकार के बारे में लिखाया गया। उपचार, एक शब्द बोला है मैंने अभी उपचार। उपचार का मतलब होता है इलाज। अर्थात अनुच्छेद जो अपन लोगों ने 5 मूल अधिकार अभी पढ़े हैं, जो 5 मूल अधिकारों पर हमने बात की है, उन मूल अधिकारों को लागू करने संबंधी या उनका हनन होता है तो उनको लागू करने संबंधी किसी कानून की आवश्यकता या उनका हनन होता है तो संवैधानिक उपचारों के तहत सर्वोच्च न्यायालय को एससी को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। कितने प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है? जैसे अपन लोग बात करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका, बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका। दूसरा लेख की अगर बात करें तो परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अंतिम जो लेख होता है अपना वो आ जाएगा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्राप्त है। सबसे पहले आया बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका, अर्थात गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटों में न्यायालय में पेश करना। अपन लोगों ने मौलिक अधिकार टॉपिक में एक आर्टिकल 22 पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 22 में कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण और गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। वहीं आपको मैंने यह भी बताया था कि पुलिस अपराध रोकथाम अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। ये जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका क्यों होती है? अगर पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो अवैध गिरफ्तारियां रोकी जाएं, अर्थात उसे 24 घंटों में कहाँ पेश किया जाए? न्यायालय में पेश किया जाए। परमादेश, परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। जब कोई लोक नियोजक अपने कार्य का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहा है तो यह लेख जारी किया जाता है। प्रतिषेध, प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना। किसी भी अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी कार्य को कर रहा है तो प्रतिषेध लेख जारी किया जाएगा। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का अर्थ होता है सूचना या जानकारी प्राप्त करना, सूचना या जानकारी प्राप्त करना। उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है? सूचना या जानकारी प्राप्त करना। अर्थात अधीनस्थ न्यायालय में कोई मामला चल रहा है, जैसे कि आपको बताऊं कि अपने न्यायिक जो प्रक्रिया है वो डीसी, एचसी व एससी इन 3 क्रमों में बटी हुई है। न्यायिक प्रक्रिया जो है वो 3 क्रमों में बटी हुई है। सबसे पहले जैसे डीसी होता है, उसके बाद एचसी और उसके ऊपर होता है एससी। डीसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। जैसे कोई मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, काफ़ी दिनों से लंबित है, अब अपन चाहते हैं कि इस मामले का जल्दी निपटारा हो, तो हम कहाँ याचिका जारी कर रिट लगाएंगे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट क्या करेगा? उत्प्रेषण लेख जारी करेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि अमुक मामला यहाँ चल रहा है, पूरी जानकारी प्राप्त करेगा। अगर उससे संतुष्ट नहीं होगा तो पूरा का पूरा मामला अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेगा, वो होता है उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा शब्द का अर्थ होता है किस अधिकार से, किस अधिकार से। अर्थात जब कोई पदाधिकारी ऐसे पद पर धारण कर लेता है जिसका वह वास्तव में अधिकारी नहीं हो, तब उससे पूछा जाता है कि आपने इस पद को कैसे ग्रहण किया। यह होता है अधिकार परीक्षा। ये जो संवैधानिक उपचारों का जो मूल अधिकार है, अपना 6ठा जो मूल अधिकार है आर्टिकल 32 में जो हमें दिया गया है, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। इसे क्या कहा था? संविधान की आत्मा
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। वहीं बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल इनको लेकर, अनुच्छेद 32 को लेकर और याचिकाओं को लेकर, कि जो याचिकाएं हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या अंतर है। क्या हाई कोर्ट भी याचिका जारी कर सकता है क्या सुप्रीम कोर्ट ही याचिका जारी कर सकता है। अर्थात इन पे अपन लोग इन दोनों के अंतर के बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर अंतर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को कितने प्रकार के लेख जारी करने की शक्ति प्राप्त है, 5 प्रकार के। सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार के लेख ही जारी कर सकता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की ही याचिका जारी कर सकता है, 5 प्रकार की ही याचिकाएं जारी कर सकता है, जबकि एचसी जो है वो अन्य प्रकार की याचिकाएं भी जारी कर सकता है। दूसरा अंतर अगर अपन लोग बात करें तो इन उपचारात्मक अधिकार, रिट से संबंधित उपचार करना आवश्यक होता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट जो है उसे इन 5 प्रकार की याचिकाओं पे सुनवाई करना जरूरी होता है, जबकि हाई कोर्ट को लेकर ये उसके विवेक पर निर्भर करता है कि वह उनकी सुनवाई करे या नहीं करे। अर्थात दोनों में से पावरफुल कौन है, तो हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अर्थात अंतर समझ में आया होगा आपको, मैं फिर से बता देता हूँ। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को लेकर याचिकाओं की अगर बात करें अपन लोग तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल 5 प्रकार के लेख ही जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट इन 5 प्रकार की याचिकाओं के अलावा भी अन्य याचिकाओं पर सुनवाई कर सकता है। दूसरी बात, उपचारात्मक अधिकार, अर्थात रिट से संबंधित उपचार आवश्यक करता है सुप्रीम कोर्ट के लिए, जबकि हाई कोर्ट के लिए यह उसका विवेक पर निर्भर करता है कि वह याचिकाएं ले या नहीं ले। तीसरी बात, जो तीसरा अंतर, सबसे बड़ा अंतर अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को पूरे देश के मामले लेने होते हैं, जबकि हाई कोर्ट जो है वो केवल अपने अधीन आने वाले राज्यों के व्यक्तियों से संबंधित रिटों पर ही सुनवाई कर सकता है। यह दोनों के अंतर्गत अंतर होता है। धन्यवाद दोस्तों। मौलिक अधिकार पर हमारी चर्चाएं कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर अपन लोग चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके लिए लगातार आपकी स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए घर से कोशिश जारी रहेगी। आप भी लगातार पढ़ते रहें और अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।